अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंटर्स। इसका पार्ट वन के अंदर हमने इसको थोड़ा सा बेसिक्स देखे थे। आज हम पार्ट टू के अंदर उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं। पॉइंटर्स के कंटिन्यूस हम पार्ट इसका जो स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स एंड फंक्शंस के साथ। सो पॉइंट फंक्शंस अगर आपने पढ़े होंगे तो फंक्शंस के अंदर हम क्या करते थे कि वो एक रीयूजेबल कोड होता था जिसको अगर हम एक ब्रैकेट्स के अंदर उसको इनक्लोज कर देते थे, उसको एक नेम दे देते थे ग्रुप के अंदर। फिर वहां पे आपने देखा था कि पैरामीटर्स के बारे में आपने चीजों का जिक्र किया था। तो फंक्शंस अगर आपको टॉपिक याद है तो वहां पर हमने दो तरह के फंक्शन पैरामीटर्स की बात की। एक थे एक्चुअल पैरामीटर और एक थे फॉर्मल पैरामीटर। जब आप फंक्शन बना रहे होते हैं वो आप अपने मेन फंक्शन के बाहर बना रहे होते हैं, तो वो जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर जो होता है आप वहां पर जो पैरामीटर देते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। और जब मेन फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त जो उसको पैरामीटर देते हैं उनको आप एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो ये चीजें आप ऑलरेडी फंक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हो। So a parameter can be passed to a function using pointers। आप pointers के थ्रू भी जो है वो फंक्शन को जो पास कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने पॉइंटर के बारे में डिस्कस तो किया है फंक्शन के टॉपिक में। अगर आपको याद हो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के डिफरेंस के अंदर आपको जब पास बाय रेफरेंस करते थे तो वहां पर हमने पॉइंटर्स को यूज किया था। सो जो आप पैरामीटर पास करते हैं उससे क्या होता है, address of actual parameter is passed to the formal parameter if the formal parameters are defined as pointers। अगर फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर के तौर पर डिफाइंड है तो फिर आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जब आप उसको कॉल करेंगे तो वहां पर आप उसको जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, वो आप एक्चुअल पैरामीटर पास नहीं करेंगे बल्कि उनका एड्रेस देंगे। इससे होता क्या है कि वो दोनों जो एड्रेस है वो शेयर हो जाते हैं, यानी फॉर्मल और पैरामीटर और जो है एक्चुअल पैरामीटर वो शेयर्ड मेमोरी पे बने होते हैं। सो इट इज सिमिलर टू पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन बाय रेफरेंस। यानी जो आपने फंक्शन बाय रेफरेंस पढ़ा हुआ पीछे फंक्शन के टॉपिक के अंदर, ये उससे बिल्कुल सेम ही चीज है। द मेन डिफरेंस इज दैट फॉर्मल पैरामीटर इज पास्ड बाय रेफरेंस इज एन एलियस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। जब आप पास बाय रेफरेंस आपने पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है, तो बेसिकली उसका एलियस है, यानी उसका शॉर्टकट होता है। बेसिकली एक ही चीज जगह पर चीज पड़ी होती है और वो एक दूसरे के साथ शेयर डेटा होता है और उनके जस्ट एड्रेस एक दूसरे के साथ आपने शेयर किया, उसका लोकेशन सेम होती है, एड्रेस उसका सेम होता है, बस उसके नेम्स आप अलग अलग करते हैं। सो ऑन द अदर हैंड द फॉर्मल पैरामीटर इज, यानी कि इस जो अब हम बात करते हैं, सो फॉर्मल पैरामीटर इज पास बाय पॉइंटर। जो पास बाय पॉइंटर है इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर वो सेम मेमोरी लोकेशन पर ही होते हैं और वो एक दूसरे के एलियस के लिए शॉर्टकट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो उसका जो है पॉइंटर जो है वो बेसिकली क्या है कि वो पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके पास एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस होता है। तो वो उस एड्रेस के साथ वो एक किस्म की सिमिलर चीज है लेकिन माइनस का डिफरेंस आ गया। सो हाउएवर एनी चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर बाय द फंक्शन एक्चुअली चेंजेस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इन बोथ। कि जब आप फॉर्मल पैरामीटर जो फंक्शन के साथ जो है उसमें वैल्यू चेंज करते हैं, बेसिकली वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू ही चेंज करता है। और चाहे आप पास बाय रेफरेंस करें या पास बाय पॉइंटर करें, दोनों एक ही चीज है, परफॉर्मेंस एक ही है, बस उसका थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है। कि जो पास बाय रेफरेंस के अंदर जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नेम होंगे। और जब आप पास बाय पॉइंटर करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो फॉर्मल पैरामीटर है वो बेसिकली फॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल है। उसके पास एड्रेस होगा एक्चुअल पैरामीटर का। ठीक है, तो हैं ये अलग अलग चीजें लेकिन उसके पास एड्रेस है। यानी एक है कि वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, एक है कि रहते अलग अलग रूम में है लेकिन उनको पता है कि दूसरे रूम में क्या पड़ा है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं समहाउ, कि एक रूम में चेंज होता है दूसरे में खुद ब खुद चेंजिंग हो जाती है। ये एक एग्जांपल है, to write a program that input two integers and pass them to a function using pointers। आपने दो इंटीजर जो है वो इनपुट करनी है और एक फंक्शन को पास करना है यूजिंग पॉइंटर। द फंक्शन एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द प्रोग्राम फाइनली डिस्प्ले द वैल्यूज। तो वो जो फंक्शन है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सचेंज करता है और फिर उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आप डिस्प्ले करवा देते
हैं। तो आपने पहले क्या किया, वॉइड स्वैप का फंक्शन बनाया, इसमें इंट एक पॉइंटर वेरिएबल एक्स और एक पॉइंटर वेरिएबल वाई है। पहले इसकी बॉडी देख लेते हैं। तो जब आप इसकी बॉडी लिखेंगे तो ये इंट पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई है। तो आप इसके अंदर एक टेम्प का वेरिएबल बनाते हैं और उसके थ्रू जो है हम इसको डील कर रहे हैं। यानी ये आपने एक टेम्प का वेरिएबल बनाया इंट टेम्प, और टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक एक्स यानी पॉइंटर वेरिएबल एक्स, और पॉइंटर वेरिएबल एक्स को आपने असाइन करवा दिया पॉइंटर वेरिएबल वाई, और पॉइंटर वेरिएबल वाई के अंदर आपने फिर टेम्प का वेरिएबल रखवा दिया। तो इस तरह से ये स्वैपिंग होती है। नॉर्मल स्वैपिंग भी इसी तरह से होती है, लेकिन उसकी स्वैपिंग के बाद अब उसको वहीं पे सी आउट करते फंक्शन के बाहर, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर के अंदर उससे स्लाइटली से चीज डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम उसको डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मेन फंक्शन में आए हमने दो वेरिएबल बनाए, इंट ए इंट बी, और ए के अंदर मैंने 10 रखवा दिया, बी के अंदर 7 का रखवा दिया। सो बिफोर स्वैपिंग मैंने ए को भी प्रिंट कर दिया, बी को भी प्रिंट कर दिया। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आउटपुट मेरी बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 7। सो उसके बाद मैंने स्वैप का फंक्शन कॉल किया, और स्वैप के फंक्शन को ये ए और बी जो वेरिएबल है इसके साथ मैंने ये एड्रेस का ऑपरेटर इसका दिया है, वो उसका एड्रेस मैंने मेंशन किया है। उसका एड्रेस जब मैंने शेयर किया तो वो बेसिकली क्या होता है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये एड्रेस के इक्वल होता है, तो इसके पास इनडायरेक्टली एड्रेस आ जाता है। तो फिर ये उसके एड्रेस पे चेंजिंग करता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है। जबकि कहीं पर भी मेन फंक्शन में हमने वो करवाया ही नहीं है चेंजिंग स्वैपिंग। और आफ्टर स्वैपिंग भी हमने सेम उसी तरह से ए के सामने ए प्रिंट कर रहे हैं, बी के सामने बी प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ए में 7 चला जाता है, बी में 10, पहले ए में 10 था, बी में 7। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर्स। पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम पहले स्ट्रक्चर्स, अगर आपने टॉपिक पीछे हम पढ़ कर आए हैं तो आपको आई होप कि वो अच्छे से क्लियर होगा। तो उसके अंदर भी क्या था, जैसे वहां पे काम था सेम वही हम इधर भी करेंगे। सो द पॉइंटर कैन रेफर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द सेम वे एज अ सिंपल वेरिएबल। जो पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ किस तरह से रेफर होता है, बिल्कुल जिस तरह से कि सिंपल वेरिएबल होता है। हाउ उसके अंदर जो है वो डॉट ऑपरेटर इज नॉट यूज। यहाँ पर जब आप पॉइंटर और स्ट्रक्चर को इकट्ठा यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर आप यूज नहीं करते टू एक्सेस द स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर मेंबर। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब पॉइंटर्स यूज होते हैं तो उस वक्त हमने डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना, बल्कि ये एक सिलेक्शन का ऑपरेटर होता है। माइनस के बाद ग्रेटर देन का साइन होता है, ये डॉट ऑपरेटर की जगह पर आप यूज करते हैं टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर। सो द इट कंसिस्ट ऑफ द माइनस साइन एंड ग्रेटर साइन। ठीक है, माइनस के बाद ग्रेटर है। हमारे पास एग्जांपल है, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसके अंदर बुक का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्ट्रिंग है, उसका ऑथर नेम है, इंट उसके पेजेस है और इंट प्राइस है। मैंने इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाया और एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया। और पॉइंटर ऑब्जेक्ट को मैंने, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, उसका मैंने रेफरेंस जो है एड्रेस पास कर दिया। अब मैंने इनपुट पॉइंटर के अंदर लूंगा, लेकिन मेरी आउटपुट जो है वो इस वाले मेरे नॉर्मल जो एक ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड का, बुक का रिकॉर्ड जो है उसके थ्रू मैं उसको एक्सेस करूंगा। तो मैंने दो वेरिएबल्स, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक रिकॉर्ड का और एक पॉइंटर वेरिएबल का। और पॉइंटर वेरिएबल को मैंने रिकॉर्ड का एड्रेस पास कर दिया, और फिर मैंने इनपुट ली ऑथर नेम का, और मैंने अभी पॉइंटर के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। तो अगर पॉइंटर के अंदर लेनी है तो पीटीआर के बाद डॉट नहीं लिखेंगे आप, ये सिलेक्शन ऑपरेटर या दिस ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, ये हम लगाएंगे। और ये लेस देन डैश के बाद, माइनस के बाद जो है हाइफन के बाद आप ग्रेटर देन का साइन यूज करते हो। और उसके बाद आपने उसको ऑथर का वेरिएबल एक्सेस किया और उसमें वैल्यू इनपुट करवाई। फिर आपने उसको कहा जी एंटर पेजेस, और फिर आपने नॉर्मल से इन करवाया पीटीआर के अंदर उसके पेजेस के वेरिएबल पे। फिर आपने इनपुट करवाई सी इन के थ्रू पीटीआर के प्राइस वेरिएबल के ऊपर। पीटीआर बेसिकली क्या है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है इस बुक के रिकॉर्ड का। तो एक्चुअली क्या है, इसके अंदर वैल्यूज एंटर होगी थ्रू पॉइंटर। क्योंकि पॉइंटर और रिकॉर्ड दोनों वेरिएबल की मेमोरी शेयर्ड है, तो पॉइंटर वेरिएबल के पास जब वो एड्रेस है रिकॉर्ड का, तो जब पॉइंटर ने इनपुट ली तो वो बेसिकली रिकॉर्ड के साथ भी शेयर हो रही है। तो फिर हमने ये आउटपुट दिखाई, तो अब देखते हैं अब हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने अपनी आउटपुट दिखाई, रिकॉर्ड डॉट ऑथर, रिकॉर्ड डॉट पेजेस, रिकॉर्ड डॉट प्राइस। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है,
रिकॉर्ड जो है ये नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो होता है स्ट्रक्चर का, उसको आप डॉट के साथ एक्सेस करते हैं। और अगर उसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर आप ये डैश और ग्रेटर देन यानी सिलेक्शन ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, या दिस ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, इसके थ्रू आप उसको वैल्यू को कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक और एग्जांपल है कि हम यही जो है स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शन को यूजिंग पॉइंटर भी पास कर सकते हैं। मैंने सेम वाला प्रोग्राम जो पिछली स्लाइड पर है, हमने इस सेम को लिया है और इसको थोड़ा सा इसी के अंदर फंक्शंस को इन कर दिया। लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँ। सो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया सेम वाला जो पिछली स्लाइड में था, स्ट्रक्चर बुक। इसके अंदर आपने ऑथर लिया, एंड पेजेस, एंड प्राइस लिया आपने। अब दो हमने फंक्शन लिए, इनपुट का फंक्शन अलग दे रहे हैं, आउटपुट का फंक्शन अलग दे रहे हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं ये हमने स्ट्रक्चर के बाद बनाने हैं। बाद में क्यों बनाने हैं भाई, पहले भी तो बना सकते हैं। बाद में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने यही जो स्ट्रक्चर है ये एज अ पॉइंटर जो है, हमने इस स्ट्रक्चर का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करना है। तो ये हमने फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर बुक स्टैटिक, इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट नेम भी लिख सकते हैं लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है, वो हम नीचे लिख लेंगे। और फिर आपने दोनों फंक्शंस कॉल किए और इसको वही बुक जो स्ट्रक्चर है उसका पॉइंटर वेरिएबल्स एज ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिए हैं। और मेन फंक्शन में आए आपने चूंकि पॉइंटर वेरिएबल पास किया तो मेन फंक्शन के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे तो वहां पर हम उसका एड्रेस पास करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट का। तो आपने ये बुक का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया बीके के नाम से, आपने इनपुट डिटेल्स का इनपुट का फंक्शन कॉल किया और उसके लिए आपने यही जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका एड्रेस उसको पास कर दिया। फिर हमने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया और उसको भी इसी वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया। जब एड्रेस पास करेंगे तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी और वो दूसरे फंक्शन के साथ शेयर्ड भी हो जाती है। तो आपने इनपुट का फंक्शन कॉल किया उसी तरह से बुक स्टैटिक, लेकिन उसके बाद आपने पीटीआर का ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और उसी तरह से आप इनपुट ले रहे हैं एंटर द ऑथर नेम। और हम गेट लाइन के थ्रू क्यों ले रहे हैं इनपुट, क्योंकि हमने स्पेस के साथ इनपुट प्रोवाइड करनी होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो इसलिए हमारे पास अगर स्पेस देते हैं तो एरर आता है, अगर आप नॉर्मल करेक्टर के साथ और नॉर्मल आप सी इन के साथ इनपुट लेते हैं तो हमने गेट लाइन के साथ इनपुट ली सी इन कॉमा पीटीआर टू ऑथर, और इसके अंदर हमने ये इनपुट ले ली। और इसके बाद हमने देखा एंटर पेजेस और सी इन हमने करवाया पेजेस के अंदर, चूंकि ये पॉइंटर है ऑब्जेक्ट तो इसलिए हमने सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ इसमें इनपुट ले रहे हैं। फिर प्राइस के अंदर भी आपने सी इन करवाया इसके प्राइस के वेरिएबल में थ्रू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर के। और फिर इस तरह से हमने एक और फंक्शन बनाया आउटपुट का, उसको भी बुक का पॉइंटर वेरिएबल पास किया और इसको मैंने किसी और नाम से पास कर दिया रेकॉर्ड के नाम से, ताकि और लेकिन ये पॉइंटर है, ठीक है, स्टैटिक है इसके अंदर। तो उसी तरह से आपने सी आउट की ऑथर नेम और आपने वही रिकॉर्ड और सिलेक्शन ऑपरेटर के बाद आपने ऑथर कॉल कर दिया उसका वेरिएबल, और फिर आपने पेजेस को प्रिंट करवाया सी आउट और उसका भी आपने पेजेस का वेरिएबल कॉल कर दिया थ्रू ऑब्जेक्ट विद सिलेक्शन ऑपरेटर। और फिर इस तरह से प्राइस है तो रेकॉर्ड ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ हम प्राइस को भी हमने कॉल कर दिया और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर्स। तो मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर्स है, तो आप पॉइंटर्स के थ्रू अपनी मेमोरी को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स है उनको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन मेमोरी इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। यानी आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट भी करते हैं और डी एलोकेट भी करते हैं, तो इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। जिस तरह पहले आप इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट ये सब पढ़ा है ना आपने, तो जब आप इंटीजर लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि 4 बाइट उस वेरिएबल के नाम से वो एक मेमोरी लोकेशन बनाता है और उसको 4 बाइट की स्पेस उसको प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर एक लेबल लगा देता है। ठीक है, तो आप मेमोरी पहले इस तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं जब आपका दिल करे रन टाइम पे आप मेमोरी एलोकेट करें जितनी आपको जरूरत हो। लेकिन उसमें तो इंटीजर आपने लिख दिया ना, तो आप 4 बाइट है तो आप उसको कम ज्यादा नहीं जोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से मेमोरी एलोकेट भी करें, जब डी एलोकेट भी करना है, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम सेट अप डिफरेंट एरियाज ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
वो मेमोरी के डिफरेंट एरियाज को सेट कर देता है, उनको लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देता है एज रिक्वायरमेंट, जब आपको प्रोग्राम चलता है और उसके दरमियान में जहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर ग्लोबल नेम स्पेस आती है। इट इज यूज टू स्टोर ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर मेमोरी के अंदर रजिस्टर्स आते हैं। दीज आर स्पेशल मेमोरी यूनिट्स बिल्ट इनटू सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये स्पेशल मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। फिर एक कोड स्पेस होती है, इट कंटेन द प्रोग्राम कोड। फिर इसके अंदर एक स्टैक होता है, इट कंटेन्स द लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन पैरामीटर। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। और फिर आता है फ्री स्टोर। इट इज द रिमेनिंग मेमोरी। इट इज आल्सो नोन एज अ हीप और डायनामिक मेमोरी। इसको आप हीप या डायनामिक मेमोरी का नाम भी देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डायनामिक एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और यानी कि ये रिमेनिंग मेमोरी एक एडिशनल हीप या डायनामिक मेमोरी कहलाती है, फ्री स्टोर जो है। और इसको आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान में यूज करते हैं। और ये जो सारी टर्म्स हैं ये मोस्टली जो असेंबली लैंग्वेज का एक कोर्स होता है उसके अंदर डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। उसमें भी ये सारे सेगमेंट सेपरेट होते हैं और हीप सेपरेट होता है, सेगमेंट स्टैक का सेपरेट होता है, कोड सेगमेंट अलग होता है, रजिस्टर ग्लोबल नेम सारी चीजें सेपरेट होती हैं। तो डायनामिक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डायनामिक वेरिएबल। यानी कि आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और आपने इंट एक्स लिखा, तो वो प्रोग्राम के स्टार्ट होते ही उसने एक एक्स का वेरिएबल बना दिया। वो डायनामिक वेरिएबल नहीं है, वो स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन आपने रन टाइम पे तो 15वीं 20वीं या 100 लाइनें प्रोग्राम चला, उसके बाद जाके आपने मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसको डायनामिक वेरिएबल कहते हैं। सो डायनामिक वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस यूजिंग पॉइंटर्स। सी प्लस प्लस प्रोवाइड टू ऑपरेटर, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर फॉर डायनामिक वेरिएबल्स। डायनामिक वेरिएबल्स के लिए आपके पास दो न्यू ऑपरेटर्स आते हैं, दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक तो न्यू और एक को डिलीट ऑपरेटर कहते हैं। द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेरिएबल and delete operator is used to delete dynamic variable during the प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि आपका प्रोग्राम चल रहा है तो आपके मिडल में एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उसके स्टार्ट में आप न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे। और अगर आपने उस बने हुए डायनामिक मेमोरी के अंदर से एक वेरिएबल को डिलीट करना है, डायनामिक वेरिएबल को, तो उसके लिए आप डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे। न्यू ऑपरेटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। It is followed by the type of the object for which memory is to be allocated। यानी आप जब न्यू के बाद आपने डेटा टाइप मेंशन होती है कि किस टाइप का आप एक न्यू ऑब्जेक्ट और जो है वो डायनामिक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो कंपाइलर एलोकेट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस टाइप का आपने इंट लिखा तो इंट के लिए जितनी मेमोरी होती है वो उसके हिसाब से उसको उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। आपने स्ट्रिंग लिखा न्यू के बाद तो वो स्ट्रिंग के हिसाब से जितनी मेमोरी होती है उस वेरिएबल को उतनी एलोकेट कर देगा। आपने फ्लोट लिखा, लॉन्ग इंट लिखा, आपने डबल लिखा, उसके अकॉर्डिंग वो डायनामिक मेमोरी जो है वो एलोकेशन करता जाएगा। सो न्यू ऑपरेटर रिटर्न मेमोरी एड्रेस। तो ये जो न्यू ऑपरेटर ये आपको एक मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। द रिटर्न एड्रेस मस्ट बी असाइंड टू अ पॉइंटर। और जब ये आपके पास एड्रेस आता है तो इसको किसी न किसी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करना जरूरी होगा। So the pointer is then used to access the memory location and process the value stored in that address। और उसके बाद फिर आप उस पॉइंटर को यूज करते हैं to access the memory location and process the value stored in the address। ठीक है। New operator can be used to create simple variable and object or an array of object। यानी आप एक सिंपल डायनामिक वेरिएबल भी बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आप न्यू ऑपरेटर के साथ बना सकते हैं। साइंटेक्स क्या है इसका कि आप न्यू के बाद डेटा टाइप लिखते हैं। आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जिस तरह भी आपको बताया कि ये जो न्यू ऑपरेटर है इसके बाद ये आपको एक एड्रेस रिटर्न करेगा और वो एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करवाना जरूरी है। तो आपने एक इंट स्टैटिक पिटीआर लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो मेमोरी के अंदर आपके एक पॉइंटर वेरिएबल की जगह बन गई इंट टाइप के। और फिर आपने एक और इंटीजर लोकेशन बनाई और उसको असाइन करवा दिया आपने पॉइंटर वेरिएबल को यूजिंग न्यू। तो अब ये लोकेशन जो है वो इसको असाइन हो गई है। तो द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड टू क्रिएट एन अरे वेरिएबल। अगर आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाना है तो ये था, और
अरे वेरिएबल बनाना है तो अरे बनाना है तो उसके लिए सारा सेम है, बस यहाँ पर जब आप इंट लिखते हैं तो उसके बाद आप उसको अरे का साइज भी बता देते हैं, तो वो उतने बॉक्सेस बना देता है। जब मैंने सेम इंट पीटीआर लिखा और पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंट 5 लिखा है, तो आप यानी इंटीजर टाइप के 5 कंसेक्टिव लोकेशन इसको मिल गई हैं एज अ अरे पॉइंटर वेरिएबल को। और फिर आपने पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा है कि किस तरह से आप अरे ऑफ पॉइंटर्स को हैंडल करते हैं। अब ये एक एग्जांपल है कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और इसके अंदर आपने इंट पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इसको आपने एक न्यू इंट के साथ क्रिएट किया है, और आपने कहा कि एंटर अ नंबर, तो आपने पीटीआर के अंदर नंबर एंटर किया और स्टैटिक पीटीआर के साथ आपने वो नंबर प्रिंट करवा दिया, नंबर इज, और उसका एड्रेस प्रिंट करवाना स्टैटिक रिमूव कर देंगे तो आपके पास उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। सो आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें, हुसैन साजिद ऑफिशियल चैनल का यूजर नेम है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता रहता है। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, इसको भी लाजमी फॉलो करें, लाइक करें। और आपका ये जो सपोर्ट होती है ये इंकरेज करती है किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी पर्सन के लिए जो आपके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो और अच्छे से उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें बनाता है। और जब आप अगर इस तरह से रिस्पांस नहीं देते तो ऑब्वियसली कई लोग डिसहार्ट होके तो इन चीजों के लिए काम करना छोड़ देते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट ऑपरेटर। सो द डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट द मेमोरी एंड रिटर्न्स द एलोकेटेड मेमोरी बैक टू द फ्री स्टोर। यानी आपको मैंने पीछे बताया था कि फ्री स्टोर क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो कि जब डायनामिक वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो उस स्पेस को यूज करते हुए आपका जो वो है वो न्यू वेरिएबल डायनामिकली बनता है। और जब आप डिलीट ऑपरेटर के साथ उस वेरिएबल को डिलीट करेंगे तो उसको जितनी एलोकेशन थी वो फ्री स्टोर को वापस रिटर्न हो जाती कि जी ये लेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस थी और आप इसको वापस ले लें। सो इट टेक्स द पॉइंटर एज अ पैरामीटर एंड रिलीज द मेमोरी रेफरेंस बाय द पॉइंटर। यानी वो पॉइंटर को पिक करता है और उसके बाद वो जो पॉइंटर के साथ जो आपने स्टार्टिंग में मेमोरी रेफरेंस किया होता है उसको वो डी रेफरेंस कर देता है, उसको वो वहां से रिमूव कर देता है, उस मेमोरी को रिलीज कर देता है। सो डायनामिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट शुड बी डिलीटेड व्हेन इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। तो जब आप डायनामिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसको आपने डिलीट भी करना है जब आप उसको यूज कर चुके होते हैं, मजीद आपको उसकी जरूरत नहीं है। द पॉइंटर डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन इज ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल। तो जब आप पॉइंटर फंक्शन के अंदर आप पॉइंटर एक डिक्लेयर करते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल के तौर पर आप उसको डील करते हैं। तो पॉइंटर गोज आउट ऑफ स्कोप एंड इज लॉस्ट व्हेन कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन इन विच द पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड। यानी कि जिस फंक्शन के अंदर आपने पॉइंटर बनाया है तो उसके बाद अगर आप जो है वो कंट्रोल एग्जिट होता है उस फंक्शन से, अब वो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है कि अब आप उसको यूज करेंगे तो वो कहेगा दिस डज नॉट रिकॉग्नाइज, या ये वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। However, the memory allocated with the new operator is not freed automatically. जो आपने डायनामिक वेरिएबल बनाया न्यू ऑपरेटर के साथ, वो जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती। द मेमोरी बिकम्स अनअवेलेबल, वो मेमोरी अनअवेलेबल हो जाती है। द सिचुएशन इज नोन एज मेमोरी लीक, और इसको हम मेमोरी लीक कहते हैं। द मेमोरी कैन नॉट बी रिकवर्ड अंटिल द प्रोग्राम एंड्स। तो जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता तब तक आप उस मेमोरी को रिकवर भी नहीं कर सकते। सो दिस साइंटेक्स क्या है इसका, द फॉलोइंग साइंटेक्स इज यूज्ड टू डिलीट वन सिंपल डिलीट के बाद वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल। सो और इसी तरह से अगर आपके पास अरे हो तो डिलीट के बाद आपने अरे का ये सिंबल लिखना है, लेस देन दोनों ब्रैकेट्स लिखनी है, स्क्वायर, और फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, वो पूरी की पूरी अरे को डिलीट कर देगा। सो ये था जी हमारा आज का लेसन, पॉइंटर्स का टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है। आपका स्टिल कोई भी पॉइंटर के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप हर स्लाइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन था, यहाँ पर भी स्क्रीन पे मेंशन है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।